अस्सलाम वालेकुम। MGT 401 के चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। ये है मेजरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या चीज़ है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे इसका नाम है कि हिस्टोरिकल यानी पुरानी कॉस्ट, ठीक है। जिस कॉस्ट पे हम कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज हम एक मोबाइल ख़रीदा आज से 1 साल पहले, ठीक है। तो उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी, ठीक है, वो उसकी होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। आगे फर्दर फिर इसको हम बाद में जब टाइम टू टाइम रीमेजर करते हैं, वो फिर हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। आगे कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जब हम वो वाली कॉस्ट जब हम किसी एसेट को अपने बिज़नेस के अंदर लेके आते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट, एक तो हो गई कॉस्ट उस आइटम की, लेट्स सपोज उस मोबाइल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। और दूसरी होगी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हो सकता है कुछ टैक्सेस हमें पे करने पड़े या कुछ चीज़ें हमने और भी कुछ हमें और किसी किस्म का टैक्स हमें पे करना पड़े। तो कोई भी एसेट जब हम एक्वायर करते हैं, अपने बिज़नेस के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, उसके अंदर अदर जो अमाउंट होगी हमारी, जो टैक्सेस जो हम अलग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम पे करेंगे, वो उसके अंदर प्लस होगी। और जब हम लायबिलिटी को मेजर करते हैं, तो उसके अंदर से तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस हो जाएंगी। फिर आगे कहते हैं कि द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज़ अपडेटेड ओवर टाइम टू डिपिक्ट इफ़ एप्लीकेबल। कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई बिल्डिंग है तो हम उसकी फिर डेप्रिसिएशन करते हैं, कोई इक्विपमेंट है तो उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं, लैंड है तो उसको अमॉर्टाइज़ करते हैं। इसी तरह फिर हम इन दोनों चीज़ों से उसको रीवैल्यू करते हैं। आगे है मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू। अभी फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज़ द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड द एट द मेजरमेंट डेट। इसमें ये बात कह रहा है कि फेयर वैल्यू, अगर हम किसी एसेट को हम कहते हैं यार हमने कोई सेल फ़ोन सेल करना है, हम जाते हैं, हम उसके पास कहते हैं कि इसकी हमें बता दें कि इसकी आप हमें कितने पैसे देंगे, ठीक है। वो जो हमें एस्टिमेटेड प्राइस बताता है वो हमारी फेयर वैल्यू होती है। तो यही बात वो कह रहा है कि मार्केट एक ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ, जिस तरह बिड्स होती है या कोटेशन होती है, उसके अंदर लोग लगाते हैं, उसकी एक वैल्यू तक की जब चीज़ पहुंच जाती है, डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एसेट है इसकी इतनी प्राइस है, ये इससे ज़्यादा का नहीं है और ना ही इससे कम का है। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट टू विच द एंटिटी हैज़ एक्सेस। यानी जो भी हमारे पास उस वक्त मार्केट होगी, हम मार्केट में जाकर उसकी बोली लगाएंगे और हमें उसकी प्राइस डिटरमिन करेंगे। फिर इसके अंदर कहता है कि इन सम केसेस फेयर वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग प्राइसेस इन एन एक्टिव मार्केट। इन अदर केसेस it is determined indirectly using measurement techniques, for example cash flow based measurement technique reflecting all the flowing factors, estimates of फ्यूचर कैश फ्लो, ब्ला ब्ला। इसमें जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट करें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो उसके हिसाब से देख रहे होते हैं कि अगर एक हमारा एसेट है, उसने हमें कितना कैश पिछले उसमें जनरेट किया है, तो उसकी अब कितनी वैल्यू बच जानी चाहिए हमारे पास। तो ये डिफरेंट मेथड से उसको निकाला जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन यूज़ ऑफ एसेट एंड फुलफिलमेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। Value in use is the present value of the cash flows or other economic benefits that an entity expects to derive from the use of an asset and from its ultimate disposal। अभी वैल्यू इन यूज़ के क्या मतलब है? हमने कोई एसेट लिया, ठीक है, हमने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लाइफ लाइन है 5 साल तक, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि हमने इससे कितना बेनिफिट लेना है। ये अगर एक मशीनरी है, उसके कितने आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स उसने इस्तेमाल चलना है, उसने कितना हमें बेनिफिट देना है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि मेजरमेंट वैल्यू इन यूज़ ऑफ एसेट्स। और इसी तरह लायबिलिटी अगर इतने साल के अंदर पे करनी है, तो वो उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, ये वो बात है। फुलफिलमेंट वैल्यू इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी obliged टू ट्रांसफ़र एज इट्स फुलफिल्स अ लायबिलिटी। अब इसमें यह है कि अगर हमने किसी को पैसे देने हैं, हमारे पास एक एसेट है, हम कहते हैं कि हम इसको बेच के हम देखते हैं कि आया हम ये लायबिलिटी पूरी कर देंगे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने किसी को 50,000 देने हैं, हमारे पास उस वक्त अवेलेबल एसेट एक मोबाइल है या लैपटॉप है, कुछ चीज़ है, हम देखते हैं कि अगर मैं इसको सेल करूं तो क्या मैं इसके ये पैसे अदा कर सकता हूं या नहीं। अगर तो हम अपनी लायबिलिटी पूरी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा एसेट होगा वो हमारा रिलायबल होगा और मेजरमेंट वैल्यू हमें उसकी मालूम हो जाएगी। आगे है मेजरमेंट ऑफ करंट कॉस्ट। The current cost of an asset is the cost of an equivalent asset at the measurement date, comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction cost that would be incurred at the date. The current cost of liability is the consideration that would be received for an equivalent liability at the measurement date minus the transaction cost that would be incurred at the date. अभी जिस तरह हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर बात की कि जब हम कोई एसेट एक्वायर करेंगे तो हम उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस करेंगे, और जब हम कोई लायबिलिटी अदा करेंगे तो उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये वही बात कह रहा है। करंट कॉस्ट लाइकली हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंट्री, जैसे मैंने पहले बयान कर दिया, ये वही चीज़ है। आगे है सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट बेसिस। Measurement basis to be useful to the users of the financial statements, it must be relevant and it must be faithfully represent what it purports to represent. जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो तो एक तो रिलायबल हो, उसमें सच हो, उसमें कोई फेथफुली रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि हम उसको एक अपनी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। कॉस्ट इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ कंस्ट्रेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट बेसिस एज इट इज़ विद ऑल अदर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. The enhancing qualitative characteristic of comparability, verifiability and understandability are also recognized as having implications for the selection of measurement basis. measurement basis के अंदर हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं कि आया जो हम फाइनेंशियल अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कंपेरेबल है या नहीं है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने जो डाटा दिया हुआ है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम लेजर से, कैश बुक से या जो अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं, और हमारी इतनी वो जो स्टेटमेंट है वो ऐसी हो कि वो समझी जा सके और जिससे वो जो मकसद है वो वाज़ेह हो जाए। मेजरमेंट बेसिस प्रैक्टिस, अभी इसकी ये प्रैक्टिस दे रहा है कि सैम्पल कंपनी ने परचेज़ किया एक हाउस 100 मिलियन का 1 जनवरी 2011 को, और इसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 50 साल। फार्म हाउस कहता है कि मार्केट के अंदर हम अगर बेचना चाहें 31 दिसंबर 2020 को तो वो होगा 250 मिलियन का, ठीक है, 250 मिलियन पे उसकी प्राइस चली गई है। अभी हमने 2011 के अंदर 1 जनवरी को ख़रीदा था 100 मिलियन का, और 10 साल बाद इसकी प्राइस चली गई है 250 मिलियन पे। Whereas the same size and style of farmhouse in the same location can be bought for 260 million, on which rupees 10 million will be incurred for its registration and legal fee. कहता है बिल्कुल इसी तरह का एक और भी फार्म हाउस है जो इसी सेम जगह पे है, सेम लोकेशन है, सेम साइज़ है, सेम चीज़ है, वो 260 मिलियन का है, जिसके अंदर 10 जो मिलियन है वो रजिस्ट्रेशन और लीगल फ़ी भी शामिल है। कहते हैं मेजर द वैल्यू ऑफ द फार्म हाउस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी, करंट कॉस्ट क्या और फेयर वैल्यू क्या है। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमने जिस वैल्यू पे हमने ख़रीदा था, ठीक है, वो थी 100 मिलियन। कहता है लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 50 ईयर्स, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन कर लेंगे। अगर 50 साल है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। 20 मिलियन है उसकी हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू बच गई है 80 मिलियन। फेयर वैल्यू क्या है इसकी, अभी कहता है कि 250 मिलियन बीइंग द एग्जिट प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट। अभी हमने उसकी जो बोली लगी है वो हमारी 250 मिलियन पे है, तो ये हमारी फेयर वैल्यू है। और करंट कॉस्ट इसकी क्या है, हमने देखा कि करंट कॉस्ट एक बिल्कुल इसी सेम साइज़ का एक जो फार्म हाउस था वो हमें मिल रहा था 260 मिलियन का, जिसके ऊपर ख़र्चा आना है 10 मिलियन रजिस्ट्रेशन फ़ी का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी 270 मिलियन इसकी करंट कॉस्ट है हमारे उस फार्म हाउस की। आगे है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में परेशान होते हैं कि डिस्क्लोजर क्या है। डिस्क्लोजर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो भी हम बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसके लास्ट में हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट इन रूल्स को ज़हन में रख के बनाई है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसके अंदर
अगर कोई चीज़ हमने कोई नोट करनी है, कोई ज़ाहिर बात जो ब्रीफ करनी है, तो उसके अंदर हम बता देते हैं। आगे क्लासिफिकेशन कहता है कि क्लासिफिकेशन इज़ द सॉर्टिंग ऑफ एसेट्स। वही क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हम एसेट अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, इक्विटी होगी, और सारी चीज़ों को हम इसमें मेंशन करते हैं और क्लास वाइज इसको डिनोट किया जाता है। आगे है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। रोल ऑफ SCCP। Companies must prepare financial statement in accordance with the accounting standard approved by applicable and notified in the official gazette by the Security and Exchange Commission of Pakistan। ये MCQs आता है कि SCCP क्या मुराद है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2017। कहते हैं कि कंपनीज जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनाती हैं, और जो भी ऑफिशियल गज़ट SCCP लॉन्च करता है उसके मुताबिक बनाई जाती हैं। आगे कहता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश अंडर। आगे ये इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि ये 1997 में बना था, ठीक है, ऑपरेशनल हुआ 1999 में जाके। फिर कहता है इट इज़ द कॉर्पोरेट एंड कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो कि पूरी मार्केट को चलाती है। इट इज़ स्टेटेड मिशन इज़ टू डेवलप अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ये जैसा आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, इसमें से MCQs आते हैं काफ़ी। आगे है रोल ऑफ ICAP। ICAP क्या है? ICAP रेगुलेट्स द चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ प्रोफेशन। जो भी पाकिस्तान के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटिंग हम करते हैं या पढ़ाई जाती है वो ICAP करवाती है। ICAP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर नोटिफिकेशन बाय द सिक्योरिटीज़ एंड द एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ICAP जिम्मेदार है फॉर रिकमेंडिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करती है फॉर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन देगा SCCP उसको। कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट The Companies Act 2017 contains a series of appendices called schedules which set out detailed requirements in certain areas of financial reporting। ये MCQs है। आगे है थर्ड शेड्यूल किस लिए है? क्लासिफाइज कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल किस लिए है? कि ये सेट आउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज। और फिफ्थ शेड्यूल है नॉन लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट और लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी चैप्टर 2 के अंदर आगे आएगा, वहाँ हम कर लेंगे इसको। इसके लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, अडॉप्शन ऑफ IFRS। IFRS कैन नॉट बी अप्लाइड इन एनी कंट्री विदाउट अप्रूवल ऑफ द नेशनल रेगुलेटर्स in that country. All jurisdiction have some kind of formal approval process which is followed by before IFRS can be applied there। कि कोई भी कोई भी IFRS है किसी भी कंपनी में बग़ैर रेगुलेटर अथॉरिटी के वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ IFRS, कैसे एक IFRS बनती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है? कहते सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज़ कंसिडर्ड बाय ICAP। ICAP क्या करता है? सबसे पहले वो कंसिडर करता है कि हाँ इसकी चीज़ को बनाने की ज़रूरत है, विच आइडेंटिफाइज एन इशूज़ दैट मे अराइज ऑन अडॉप्शन। को अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बनाता है, कौन? ICAP। फिर आगे कहता है कि द बोर्ड आल्सो डिटरमिन्स हाउ टू अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स कैन बी फैसिलिटेटेड। इट कंसिडर इशूज़ लाइक हाउ लॉन्ग एनी ट्रांजेक्शन पीरियड शुड बी। फिर एक बोर्ड बैठता है जिसके अंदर ICAP का जो डिसाइड करता है कि ये किस तरह काम करेगा और कोई भी ट्रांजैक्शन कितने अरसे तक रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स है तो उसके अंदर जिस तरह हम पॉलिसीज़ बनाते हैं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इतने साल तक रिकॉर्ड रखना है, इतने साल के उसके बाद हमने बोर्ड आउट कर देना है, सिंपल ये वही बात है। स्टेप 3, the board also identifies the need for changes to regulation for it refers the matter to the SCCP and other SBP for matters affecting banks and other financial institution। फिर आगे कहता है कि ये आगे केस रेफर हो जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई जो भी अगर कोई बैंकिंग के रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, द प्रोसेस इज़ मैनेज बाय द
कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ICAP एंड SECP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेप 4 में आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज द बोर्ड एंड द काउंसिल रिकन्सिडर द मैटर ऑफ अडॉप्शन, उसको दोबारा रिकन्सिडर किया जाता है। फिर स्टेप 5 में ICAP रिकमेंड्स अडॉप्टेशन टू द SECP बाय डिसीजन द काउंसिल, काउंसिल फैसला करती है और ICAP इसको रिकमेंड कर दे के अडॉप्ट कर देती है। डिसीजन टू अडॉप्ट द स्टैंडर्ड रीसेट्स विद द SECP, SECP के पास ही रहेगा क्योंकि SECP क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। स्टेप 6 के अंदर क्या होगा IFRS आर अडॉप्टेड बाय द SECP बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, फिर वो जब स्टैंडर्ड बन जाएगा तो SECP उसको अपने गजट के अंदर लॉन्च कर देगा। होप सो इंशाल्लाह ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो काइंडली कमेंट करें, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।